जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है और जो परीक्षा में पूछने वाला है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें 80 से ज़्यादा प्रश्न इसमें है इस वीडियो में, केवल चैप्टर 1 से। तो इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन परीक्षा में चैप्टर 1 से छूटने वाला नहीं है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताना है। तो प्राकृत संख्या याद रखिएगा किसको बोला जाता है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोला जाता है। तो गिनती की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, एक से होता है, मतलब कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा एक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि √12 का परमीकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परमीकरण गुणांक क्या होगा। परमीकरण गुणांक का मतलब है कि जो परमेय संख्या आएगा इसका फैक्टर करने पर उसका गुणांक क्या होगा। तो 12 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा। 12 का फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये जोड़ा लग रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा। यानी कि परमेय संख्या 2 और अपरमेय संख्या 3। तो परमीकरण गुणांक पूछा है, मतलब 2 से गुणा है √3 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर लिखा है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। 45 और 60 का मौसा क्या होगा, यानी कि HCF बताना है क्या होगा। तो देखिए इसको बनाना सबसे आसान होता है। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि ऑप्शन से देखिए कैसे बनेगा। ऑप्शन में देखिए कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। तो 45 है, तो 45 से तो 60 कटेगा नहीं। 45 से 60 नहीं कटेगा तो ये वाला नहीं होगा। अब उससे छोटा देखा जाएगा। 45 से छोटा क्या है, 15 है। तो 15 से 15 तिया 45 और 15 चौका 60 दोनों कट जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से HCF निकाल सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य का मतलब है कि जीरो उसमें नहीं होना चाहिए। तो जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा किया जाएगा तो हमेशा क्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या हमेशा निकलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है। तो जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो याद रखिएगा मौसा यानी कि HCF याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 लिखा है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यानी P जब धनात्मक पूर्णांक होगा तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा 2P। और ये जो दिख रहा है ये विषम पूर्णांक होगा। ये भी विषम पूर्णांक हो सकता है, ये विषम पूर्णांक हो सकता है, लेकिन 2P जो होगा हमेशा क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन 2022 सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें देखिए पूछा क्या है, विषम पूर्णांक पूछा है। तो विषम पूर्णांक मत पूछा है, मतलब प्लस में क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो प्लस में विषम संख्या किस में है, ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उसका मौसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। तो इस सूत्र याद कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है। मतलब कि लसा का मान पूछा है तो और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। तो 2166 में भाग दे दीजिए किससे, 19 से भाग दे दीजिए। 19 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 19 से कम 19।
एक आ रहा है, यानी कि ऑप्शन में देखिए, अब सब ऑप्शन में पहले एक किस में है, तो ऑप्शन सी में एक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 19 से भाग दीजिएगा तो पूरा 114 बार में कटेगा, भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ा। क्या कीजिएगा, पहला अंक देख लिया जाता है और ऑप्शन में अगर है तो टिक लगा दीजिए। स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है, जिससे आसानी से और जल्दी से बना सके। लिखा है कि यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लसा क्या होगा। यानी कि लसा पूछा है, मतलब एलसीएम पूछा है। तो जब भी फैक्टर के रूप में दिया रहता है तो एलसीएम के लिए सबसे पहले देखा जाता है कॉमन क्या होगा। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, यानी कि 2 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा एक, उसके बाद 5 कॉमन हो जाएगा। अब जो बचा है उसको भी लिख दिया जाएगा। तो 3 बचा है तो 3 लिख दीजिए इसमें से, और इसमें एगो 2 बच रहा है तो 2 लिखाएगा, इसमें एगो 7 बच रहा है तो 7 लिखाएगा। सबको आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 7 दूना 14, 14 तिया 42, और 42 बचे, 42 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 दूना 10 के 0, और 4 बचे 20, 1 21, 210 गुणे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 से गुणा कर दीजिए। 8 से 0 में कीजिएगा तो 0, 8 एकम 8, और 8 दूना 16, यानी कि 1680 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर लिखा है कि यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 4m+2, ऑप्शन बी 4m+4, ऑप्शन सी 4m+1, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान इसमें देना है कि विषम पूर्णांक की बात किया गया है, तो जब भी विषम पूर्णांक की बात करें तो प्लस में क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तब विषम संख्या वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर लिखा है कि संख्या 2.13113 यानी कि देखिए यहाँ पे एगो एक है, यहाँ दो गो एक है, यहाँ पे 3 गो एक है, और यहाँ पे 4 गो एक है। तो जब भी इस तरह से संख्या आते रहे और अगला स्टेप में क्या एक एक बढ़ते जाए, तो ऐसे संख्या हमेशा और हमेशा क्या याद रखिएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। लिखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो 144 का फैक्टर कर लीजिए और 2 का घात पता चल जाएगा। तो 144 का फैक्टर किया जाएगा तो ये कटेगा 2 से। 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी 72 दूना 144, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 छक 12, 36 दूना 72, फिर 2 से कटेगा, 18 दूना 36, फिर यहाँ अब लिख कर कटा देते हैं, 18 को फिर 2 से काटिएगा तो 9 दूना 18, और 3 त्रिका 9। तो ये पूछा क्या है, 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 कई बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, यानी कि घातांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी को आप लोग आंसर लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर लिखा है कि ए और बी यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। यानी कि अभाज्य संख्या है तो इसका क्या बताना है, लसा बताना है, कि यानी कि एलसीएम बताना है क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, दोनों को आपस में मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे समझ लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, 5 दूना 10 करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। उसी तरह से ये भी अभाज्य संख्या है तो इसको भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। यानी कि देखिए, दो परिमेय संख्या दिया है और पूछा है कि उसके बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो उसके बीच आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि कितना परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए 1 दिया है, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी अनंत। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर लिखा है कि
निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जल्दी कीजिए। चलिए, राइट आंसर इसका आ रहा है कौन सा, ऑप्शन बी, 23 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर लिखा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। यानी कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। पहले लसा दिया है, उसके बाद मसा दिया है। तो 2, 10, 20 का लघुत्तम समापवर्तक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले बड़ा संख्या क्या है, 20। तो देख लीजिए कि ये जो दो गो संख्या बच रहा है, 20 उससे कटेगा कि नहीं। अगर उससे 20 कट जाता है तो वहीं एलसीएम हो जाएगा। तो 2 से 20 कट जाएगा, 10 से भी 20 कट जाएगा, तो एलसीएम का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अनुपात कह रहा है तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद कहा है मौसा क्या होगा, तो इसमें सबसे छोटा संख्या 2 है और 2 से ही दोनों कट जाएगा, तो मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए। 2 दहा के क्या होता है, 20 होता है। यानी कि इधर बचा 10 और इधर 1, यानी कि 10:1। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर लिखा है कि यदि 65 तथा 117 का मसा 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान क्या होगा। यानी कि इसका क्या मसा इस रूप का है, तो कह रहा है कि m का मान क्या होगा। तो इसका मसा निकाल लीजिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक 65 और 117 का क्या होगा, निकाल लीजिए। तो निकाल लीजिए इसका मौसा। सिंपल सा तरीका से यहाँ पे निकालते हैं, 65 और 117। तो 65 दूना कितना होता है, 130 होता है, एक बार में ही जाएगा। 65 एकम 65, इसको घटाइएगा तो 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, और 11 में से 6 घटेगा तो 5 बचेगा। फिर 65 को लाइएगा यहाँ पे, तो 65 एकम 52 एकम 52 होगा। इसको माइनस कीजिएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, और ये हो जाएगा कितना, ये 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 से क्या कीजिएगा, 13 से भाग दीजिएगा इस 52 में, तो 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 13 चौका 52, यानी कि सिंपल सा है कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। यानी कि 17 65 है माइनस 117 का मान कितना है, 13 दिया है, तो इसके बराबर 13 रख के निकाल लीजिए। अब इसके बराबर क्या करते हैं, 13 रख देते हैं। इसके बराबर में 13 रख दीजिए और निकाल दीजिए। तो 117 इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी कि 65m बराबर 13 और प्लस में 117 हो जाएगा। प्लस में 117, 117 में क्या कीजिए, 13 को जोड़ दीजिए, तो 13 और 117 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो एम का मान निकालिएगा, तो 130 बट्टा में आ जाएगा 65, तो 65 दूना कितना होता है, 130 होता है। यानी कि एम का मान कितना हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। जितना भी क्वेश्चन आप लोग सामने दिख रहे हैं, सब परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से देखिए और विस्तार से देखिए। जो समझ में नहीं आ रहा है एक बार और देखिए, दोबारा देख करके उसको अच्छा से समझिए। 18 लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया गया है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया गया है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो कहा है कि इसका मौसा क्या होगा, तो 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, मतलब इसका मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, ऑप्शन से बना देते हैं। 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। तो 16 में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 96 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। अब 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है।
8 में 27 से गुणा कर दीजिए, 8 में 27 से गुणा कर दीजिए, 27 इंटू 8, 8 सत्ते 56 के 6 और 8 दूना 16 और 5, 16 5 21 होता है, 216 हो जाएगा। इसको एक काम कीजिए, इसका डायरेक्ट फैक्टर कर दीजिए। ऑप्शन से बना रहे हैं तो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसका क्या कीजिए, फैक्टर कर दिया जाए। 96 का फैक्टर ही कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो 96 का फैक्टर 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 1 शेष बचेगा तो 8 दूना 16, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से काटिएगा तो 12 दूना 24, फिर 12 को काटिएगा 2 से तो 6 दूना 12, फिर 2 तियाँ 6 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, 2 को 5 है तो 2 के पावर 5 ऑप्शन सी में है, और 1 को 3 है तो 3 का पावर 1 ऑप्शन सी में है, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर लिखा है कि दो संख्याओं के गुणनफल 8670 और उसका मसा 17 है तो लसा क्या होगा। तो उसका लसा क्या होगा यानी एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 8670 और बट्टा में मौसत से भाग देते हैं यानी एचसीएफ से भाग देते हैं तो 17 से भाग दे दीजिए। 17 से भाग दीजिएगा तो 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85, यानी कि पहले 5 ऑप्शन कौन में है, बाएं तरफ से, तो इस ऑप्शन डी में है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 510 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, 510 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। भाग देके आप लोग देख सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर लिखा है कि 6 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। यानी इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। तो 6 8 22, तो 22 को यदि हम पकड़ लेते हैं तो 6 के पढ़ा में 22 आएगा, नहीं आएगा। 8 के पढ़ा में 22 आएगा, नहीं आएगा। 22 का डबल कीजिए, 22 दूना 44, 44 6 के पढ़ा में आएगा, नहीं आएगा। 8 के पढ़ा में भी नहीं आएगा, 22 दिया 66 भी नहीं आएगा। तो एक काम कीजिए, इसका ऐसे फैक्टर करके निकाल ही लीजिए, क्योंकि पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए फैक्टर कीजिए इसका। तो ये 2 से कटेगा सबसे पहले, तो 2 तियाँ 6, 2 चौका 8 और 11 दूना 22। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 11 चौक 44 और 3 दूना 6, 44 में 6 से गुणा कर दीजिए। तो 44 में 6 से गुणा कीजिएगा, 6 चौका 24 के 4 और 6 चौका 24 और 2 26, 264 हो गया। क्या एलसीएम हो गया 264, और एचसीएफ भी निकाल दीजिए इसका। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें छोटा संख्या कौन है। छोटा संख्या है 6, 6 से कटेगा ये दोनों, नहीं कटेगा। 4 से दोनों कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। अब इसका अनुपात का है, यानी कि 264 अनुपात 2, पहले लसा उसके बाद मसा। तो 264 को 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 132 अनुपात 1 आ जाएगा, 132 अनुपात 1। तो 132 अनुपात 1 ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर लिखा है कि दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। दो लगातार संख्या यानी कंटिन्यू संख्या, तो कोई भी दो लगातार संख्या लिख लीजिए, 8 और 9 ले लीजिए, इसी का मसा निकाल दीजिए। तो अंतर क्या है, अंतर 1 है, मतलब इसका मसा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2020 द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर लिखा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए 5005 का। सबसे पहले इसको 5 से काट दीजिए तो 1001 आ जाएगा। अब इसको 7 से कट जाएगा, काट के देख लिया जाए। 7 से 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21, और 143 को भी काट दीजिए। ये कितना से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तियाँ 33। तो इसका फैक्टर का हो रहा है 1 2
3 4 और एगो 1 आएगा, तो 5 इसका फैक्टर हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 एगो फैक्टर होगा, ठीक है। 4 गो होगा, 1 को लेने की जरूरत नहीं है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर लिखा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगा। P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगा। 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो P Q जब अभाज्य संख्या होगा तो अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, जब भी अभाज्य संख्या पूछे उसका HCF क्या नहीं करिएगा, HCF बराबर 1 होगा। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर लिखा है कि दो संख्याओं A और 18 का लसा 36 यानी कि एलसीएम 36 और मसा 2 है, तो A का मान क्या होगा। तो A बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM बट्टा B, यानी कि HCM इंटू LCM बट्टा दूसरी संख्या हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या 18 दिया है और LCM का मान 36 और HCF का मान 2, तो 2 गुणे 36 बट्टा में 18। 18 से 36 को काट दीजिए 2 बार में, या 2 से 2 में गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। यह 2019 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका लसा निकालना बहुत ही आसान है। इसमें 20 सबसे बड़ा संख्या है, तो 20 तो 15 के पहाड़ा में आएगा नहीं, तो 20 का डबल 40 कर दीजिए। 15 के पहाड़ा में 40 भी नहीं आएगा, ट्रिपल कर दीजिए। 20 3 60, 15 के पहाड़ा में 60 आ जाएगा, 5 के पहाड़ा में भी 60 आ जाएगा, यानी कि लसा कितना हो गया, 60 हो गया। अनुपात का है तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए मसा। सो छोटा संख्या 5 है, 5 से ही कट जाएगा दोनों, यानी कि महत्तम समापवर्तक 5 हो गया। 5 से 60 को काटिएगा तो 12 25 60 होता है, और 5 से कम 5, यानी कि 12 अनुपात 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर प्रश्न लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इस तरह का वो क्वेश्चन आया हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं, और इसमें पूछा था कि उसका अनुपात पूछा था, और इसमें पूछा है कि इसका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो इसका गुणनफल मतलब गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके तो जरूर बताइए। अगर इसको नहीं बताते हैं तो आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या की बात किया है तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन ए 29, बी 25, सी 16 और डी 15। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन है, फटाफट जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए अभाज्य संख्या कौन है। तो 29 जो है इसमें अभाज्य संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर लिखा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ये भी क्वेश्चन 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। इसमें m के लिए सम संख्या का रूप बताना है, तो मतलब प्लस में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। प्लस में सम संख्या होना चाहिए, तो प्लस में सम संख्या यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सम संख्या इसका गुणांक नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। इसका सम संख्या गुणांक है लेकिन प्लस में सम संख्या नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। और ई वाला माइनस में है विषम संख्या, तो ये वाला भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी n हमेशा किससे भाज्य होगा। ऑप्शन 4 को दिया है, 6 4 8। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 13,986 को अभाज्य संख्या जो होगा इसका योग सम आएगा या विषम आएगा। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होता है, 2 3 5 7 ऐसे आएगा, ठीक है। अगर
ये वाला देखा जाए पहली संख्या तो ये एक सम संख्या है, इसको छोड़ दिया जाए तो वो बचेगा क्या, 3 5 7 ऐसे डैश डैश संख्या आएगा, अनंत तक का जाएगा। ठीक है, अगर इस तीन को जोड़कर देखिए क्या होता है, 5 3 8 7 15, यानी तीन गो संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि तीन गो संख्या जोड़ रहे विषम प्राप्त हो रहा है, मतलब विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ने पर विषम प्राप्त हो रहा है। तो 13,986 है, तो अगर 13,985 को संख्या हम लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। 13,985 संख्या लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। और विषम में क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे, यानी कि 15 में दो जोड़िएगा तो क्या होगा, 17, यानी कि ये भी विषम ही प्राप्त होगा। तो इसमें एक और संख्या चाहिए 86, मतलब इस दो को भी शामिल कीजिएगा तो भी क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा। तो जब विषम प्राप्त होगा तो विषम संख्या किससे कटता है, हमेशा विषम संख्या से ही कटेगा, सम संख्या से कभी नहीं कटता है। तो ऑप्शन ए में सम संख्या है, बी में भी सम संख्या है, सी में भी सम संख्या है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से विभाजित हो, यानी 16 से भी, 20 से भी और 24 से भी विभाजित हो। और क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात किया गया है। तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ये आंसर होगा नहीं। अब बच गया दो गो, तो इसको देख लीजिए कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले छोटी की बात किया गया तो इसी को जांच कर लेते हैं, 1600 कटेगा कि नहीं। तो 16 से तो कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, लेकिन 24 से कटेगा कि नहीं इसको जांच कर लेते हैं। तो 24 से इसमें भाग देकर देख लीजिए 1600 में, तो 2 8 16 होता है, 2 7 14 होता है, 7 बार में जा सकता है, 7 चौका 28 के 8, 7 दूना 14 2 और 6 बार में जाएगा। 6 बार में इसको काटिएगा तो 6 दूना 12 के 2, 6 चौका 24 के 4 और 6 दूना 12 2 14, इसको घटाइएगा तो 10 में से 4 घटेगा 6, 0 बचेगा, ये तो कट कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये कट जाएगा। 160 24 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, मतलब ये 24 से कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो इसको जांच करने की जरूरत नहीं, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर लिखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती इनके महत्तम समापवर्त्य का 14 गुना है, इसके लसा मसा का जोड़ 600 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लघुत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक का कितना है, 14 गुना है। तो महत्तम समापवर्तक को यदि HCF को क्या मान लिया जाए, HCF को मान लिया जाए x, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 14 x हो जाएगा। और कह रहा है कि लसा और मसा का जोड़ 600 है, यानी कि x प्लस 14x को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, 600 प्राप्त होगा। तो 14 एक 15x बराबर 600, तो 600 को काट दीजिएगा 15 से, तो 15 चौका 60, यानी कि 40 आएगा। 40 आ गया, क्या HCF आ गया, और LCM क्या हो गया, 40 गुणे 14 हो गया। तो कह रहा है कि पहली संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कि HCF आया 40 और LCM आया 14 गुणे 40। तो सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगाइएगा क्या कि LCM इंटू HCF, यानी 40 गुणे 14 गुणे 40, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में पहली संख्या तो दूसरी संख्या यहाँ से निकल जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए और 4 सत्ते 28 काट दीजिए और 7 दूना 14 काट दीजिए, दो बार में, तो 40 दूना 80 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर लिखा है कि 6x
4y बराबर 12xy है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा इसका, यानी 6xy, यहाँ पे 6x के पावर 4 होना चाहिए, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो xy तो कॉमन होगा ही, तो xy किस में है, इसमें है और इसमें है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब देखा जाता है कि 6 भी है, 6 है और 12 है, तो 6 12 में कॉमन क्या हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 6xy इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर लिखा है कि √10 गुणे √15 बराबर है, यानी 10 गुणे 15 किसके बराबर है, तो इसको एक साथ अगर लिख दीजिएगा फैक्टर के रूप में, तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, और 15 का फैक्टर हो जाएगा 5 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये 5 5 जोड़ा लग रहा है, तो 5 बाहर ही निकलेगा, और रूट में कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 5√6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5√6 ऑप्शन बी में है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर बहुत मजेदार प्रश्न है और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा, यानी कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है, तो 64 के वर्गमूल कितना 8 और 64 के घनमूल कितना 4, तो 4 को 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर लिखा है कि वृत्ताकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भविष्य के लिए भी है और परीक्षा के लिए भी है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तीनों को अब प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा, तो तीनों का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, तीनों का एलसीएम निकालिए, तो 1 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 3 5 का एलसीएम निकालिए, क्या होगा, 1 3 5 का एलसीएम निकाल के देखिए क्या होगा, जल्दी से निकालिए, निकाल कर आप लोग कमेंट कीजिए। तो 1 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 राइट 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में 15 घंटा बाद क्या होगा, तीनों आपस में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये 2014 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगते हैं, को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, यानी इसके प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यानी कि 3 4 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 3 4 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 8 का एलसीएम निकाल के जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। ये 2 से कटेगा, 3 का 3 वैसे ही रहेगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 2 से कट जाएगा, 3 का 3 ऐसे ही रहेगा, 1 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है 24, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 घंटे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर लिखा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2 4 6 का एलसीएम बता दीजिए क्या होगा, 2 4 6 का एलसीएम बताइए क्या होगा। ऑप्शन सामने आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन सामने दिख रहा है, ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। 2 4 6 का एलसीएम 8 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 2 घंटा, क्या होगा बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 घंटा हो जाएगा। 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, यानी 12 घंटा हो जाएगा। ये 2014 सेट सी का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर के किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा गुणे ए बी का लसा निम्न में से कौन है, यानी कि एलसीएम इंटू एसीएफ बराबर सूत्र पूछा है, भूलिया दिया है, आप लोग भूलिया जाइएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। क्या एलसीएम इंटू एसीएफ बराबर ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 लिखा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में
2 का घात है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? तो सिंपल सा है याद रखने का तरीका देखिए। अगर 2 के घात 5 हो तो 32 होता है, 4 हो तो 16 होता है और 6 हो तो 64 होता है। तो 2 के घात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। याद रखिएगा कि 2 का स्क्वायर रहेगा तो 4, 2 का क्यूब रहेगा तो 8, 2 के पावर 4 रहेगा तो 16, 2 के पावर 5 रहेगा तो 32 और 2 के पावर 6 रहेगा तो 64 और 2 के पावर 7 रहेगा तो 64 दूना 128 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर लिखा है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। ये क्वेश्चन 2022 सेट ए के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है कि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आंसर क्या होगा। पी क्यू क्या है? अभाज्य संख्या, तो उसका मसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का मसा हमेशा क्या होता है? अभी बताए हैं, अभी बताएं आप लोग, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका मसा पूछे तो हमेशा 1 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 लिखा है कि 18 तथा 72 का मसा क्या होगा। 18 तथा 72 का मसा क्या होगा। तो 18 से 72 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड खटाखट कर दीजिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से कटेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, यहाँ पे 2 चौका 8, 2 तिया 6, एक शेष बचेगा 2 9 18, यानी कि अब ये 2 से कटेगा नहीं, यानी कि 2 का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर लिखिए कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए मसा इंटू लसा बट्टा ए बी, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो जब एलसीएम इंटू एचसीएफ और बट्टा ए इंटू बी रहे तो उसका मान हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 14 और 35 का सबसे पहले जांच कर लीजिए कि एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 14 और 35 का एचसीएफ देख लीजिए, 14 दूना 28 हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा 7, ये कट जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ आ रहा है कितना? 7 आ रहा है। 7 आ रहा है मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला कदापि नहीं होगा। 18 25 का देख लीजिए, 18 25 सिंपल सा तरीका समझिए। 2 के पहाड़ा में तो 25 आएगा नहीं, 18 आ जाएगा। 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आएगा, 18 आएगा। 4 के पहाड़ा में 25 18 में से कोई नहीं आएगा। 5 के पहाड़ा में 25 आएगा, 18 नहीं आएगा। 6 के पहाड़ा में 18 आएगा, 25 नहीं आएगा। 7 के पहाड़ा में नहीं आएगा, यानी कि सिंपल सा है कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका एचसीएफ आप लोग निकालिएगा तो 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं 18 और 25 का। तो 18 25 का 18 एकम 18 होगा, 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा, 18 यहाँ उतारिएगा तो 7 दूना 14 होगा, यहाँ पे 18 में से 14 घटेगा तो 4 बचेगा। फिर 4 से 7 में कीजिएगा तो 4 एकम 4, 7 में से 4 घटेगा 3, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, तो 3 एकम 3, इसको घटाइएगा तो 1 आएगा। तो 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ इसका कितना आया? 1 आया। इस यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है? यौगिक का मतलब क्या होगा आप लोग बताइए तो कमेंट करके, यौगिक का मतलब होता क्या है। तो यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है?
यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य। यौगिक का मतलब क्या होगा? भाज्य। तो बताइए, तो इसमें भाज्य संख्या कौन है? 11, 21, 31, 41 में भाज्य संख्या कौन है? तो भाज्य संख्या है 21। 21 जो है 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और 21 से कट जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या है? 33, 39 या 38। और एक ऑप्शन डी यहाँ पे है 3। तो इस चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए भाज्य संख्या क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभाज्य संख्या की बात किया है, अभाज्य संख्या कौन है? तो 33 तो भाज्य है, 39 भाज्य है, 38 भाज्य है और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 अभाज्य संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है 48। दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी दो संख्याओं का लसा और मौसा कितना दे दिया? 162। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो एक को क्या करिए, दूसरी संख्या निकालना है तो इसको भाग दे दीजिए पहली संख्या से। 27 इंटू 162 और बट्टा में 54। तो 27 दूना 54 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो 8 दूना 16, 8 एकम 8, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 लिखा है कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा क्या होगा? 12, 15 एवं 21 का मसा क्या होगा? सबसे छोटा संख्या कौन? 12। तो 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 12 से नहीं कटेगा तो अब देखिए 12 के आधा कीजिए, 12 के आधा कीजिए। अब 12 के आधा 6 होगा, तो 6 से 15 नहीं कटेगा ना 21 कटेगा। अब 6 के आधा कर दीजिए, 6 के आधा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 से ये तीनों कट जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर चाहे तो ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। ऑप्शन ए को उठाइएगा तो 3 से तीनों कट जाएगा, 5 से तीनों नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जिस तरह से मन करे उस तरह से बनाइए। ऑप्शन से बनाइएगा तो और आसानी से बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग ऑप्शन से ही बनाइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या बताइए, इसमें से कौन परिमेय संख्या है? सब तो रूट में दिख रहा है, तो ये देखना है कि किसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए का देखते हैं, तो इसका 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब इसमें से कोई भी परिमेय संख्या नहीं हो गई, यानी कि किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? यानी कि बताना है कौन परिमेय संख्या है, पाई या √7। और भी ऑप्शन नीचे है, √16/25 और 3√3/2। तो परिमेय संख्या की बात किया गया तो बताइए कमेंट करके परिमेय संख्या क्या होगा। तो पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, √7 भी अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 16/25 रूट में है तो 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना 4 हो जाएगा। 16 का 4 और 25 का 5, ये रूट से बाहर निकल गया, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 के पावर 0 गुणे 20 के पावर 0 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन 2021 का दूसरा पाली में पूछा गया और बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे आसान तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है। किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान 1, फिर इसका पावर 0 होता है 1, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत ही आसान है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर है कि √3 एक है। √3 क्या है? तो ऑप्शन ए लिखा है परिमेय संख्या, बी प्रकृत संख्या, सी अपरिमेय संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो √3 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बताना है परिमेय संख्या कौन है। तो इसमें अपरिमेय है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √3 से √3 काट दीजिएगा तो बच जाएगा 2, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
55। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है पूछा है, मतलब परिमेय होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखिएगा तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें नहीं और है पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नहीं है जब पूछा है तो मतलब अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? तो √64/81 अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। लिखा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ये भी कौन अपरिमेय नहीं है भी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें से देख लीजिए किसका वर्गमूल निकल जाएगा। 4 गो ऑप्शन आपके सामने है। 10 का वर्गमूल नहीं होगा, 24 का वर्गमूल नहीं होगा, नहीं निकलेगा। 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 121 का वर्गमूल निकलेगा। 11 का 11 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n क्या होगा? जब n प्रकृत संख्या है तो √n क्या होगा? तो √n हमेशा क्या होगा? हमेशा ये जो होगा ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, हमेशा प्रकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, और कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। यानी कि रूट में है और ये प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या होता है, तो गिनती की संख्या तो एक जो लिखा जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो एक, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। और 2 निकाला जाएगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय हो गया। तो मतलब कि कभी प्रकृत संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58। 58 नंबर लिखा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। यानी कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो इस √11 है तो इसका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, √5 है तो इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लिखा है कि 2 और 2.5 के बीच होना चाहिए। तो 2 से मतलब 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यानी कि यही आएगा इसके बीच में, ये वाला बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2.5 है, मतलब ये 2 से छोटा आ जाएगा, 1 आएगा। और ये 125 है, मतलब ये बड़ा है, तो 11 के करीब आएगा, इसका 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √5, यानी कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या √5 है। अगला प्रश्न देखते हैं 59। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित कौन करता है? एक वास्तविक संख्या, एक प्रकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन जो है एक अपरिमेय संख्या। यानी एक अपरिमेय, एक परिमेय, एक प्रकृत और एक वास्तविक संख्या। तो संख्या रेखा पर जब भी प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर लिखा है कि संख्या 23.343 इस पे बार लगा हुआ है को P/Q के रूप में, जहां P Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 प्रकट किया जा सकता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। 2343 लिख दीजिए, पूरा पूरा लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए जिस पे बार नहीं है। तो 23 पे बार नहीं है तो 23 को इसमें से माइनस कर दीजिए और जितना पे बार है उसको बदले 9 लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला पे देखा जाता है कि अगर बार होगा, जितना संख्या बार होगा 9 और जिस पे बार नहीं होगा उसके लिए 0 लिखा जाता है। ठीक है, बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता है। अब इसको घटा लीजिए तो 43 में से 23 घटेगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 2320 बट्टा में कितना हो जाएगा? 2320/99। तो 2320/99 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2320/99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 लिखा है कि √5 एक है। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा। √5 क्या होता है? √5 परिमेय की अपरिमेय होगा, बताइए। √5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इस दो ऑप्शन में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो √5 जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है, यानी कि बताना है कौन अलग है। तो ये देखिए परिमेय संख्या है
√16/4 भी परिमेय संख्या है, ये 25/9 परिमेय संख्या है और ये वाला अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन सी अलग है, अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63। √2 है एक, तो √2 जो है क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? इस दो ऑप्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 2013 सी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो 64 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6, 8/6 ही हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 7/3, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय की बात किया गया है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन होगा? इस √3 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। √2 से √2 काट दीजिएगा तो 2 बचेगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, यानी कि इसमें भी परिमेय की बात किया गया है। तो परिमेय संख्या कौन है? तो √25 का वर्गमूल निकल जाएगा, यही परिमेय संख्या हो जाएगा, काम खत्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय की बात किया गया है, तो ये तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 9/27, तो 9 का वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन 27 का नहीं निकलेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है कहा है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो बताइए तो इसमें कौन सा परिमेय संख्या है? ये वाला अपरिमेय संख्या है, ये वाला अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इसको हल करने पर पता चलेगा। तो √12 का फैक्टर क्या होता है? 2√3 होता है। 2√3 अब बट्टा में √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, बच गया 2। तो 2 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 2022 सेट ए में पूछा गया प्रश्न है, द्वितीय पाली में। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या की बात किया गया? तो परिमेय संख्या कौन होगा? तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। 100 का वर्गमूल 10, 10 जोड़िएगा 20, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70। 70 नंबर लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि प्रकृत संख्या भी होता है। तो प्रकृत संख्या हो सकता है कब? जब वास्तविक संख्या ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 लिखा है कि 22/7 है। तो 22/7 क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए तो, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 ये अंक है, ये पाई नहीं है, पाई नहीं है, ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये मत सोचिए कि पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 22/7 भी अपरिमेय होगा, ऐसा सोचने की बिल्कुल भूल मत कीजिएगा, ठीक है। 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर लिखा है कि 0.77 इस पे बार है, ये क्या है? इसमें से कौन होगा? यानी कि बार बार 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि पूरा 7 लिख दीजिए और बट्टा में क्या लिख दीजिए? 9 लिख दीजिए। पूरा 7 लिख दीजिए तो बट्टा में 9 लिख दीजिए, तो 7/9 ऑप्शन ए हो जाएगा। या 77/99 भी इसको लिखते हैं, तो कटाने के बाद इतना ही आएगा। 11 7 77 और 11 9 99, यानी कि 7/9 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो याद रखिएगा कि शांत और अशांत होने के लिए क्या होता है? अगर हर का फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 के पावर n के रूप में हो, चाहे 5 के पावर n के रूप में हो, यानी फैक्टर में क्या आ जाए? 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए।
इसके सिवा अगर दूसरा संख्या आ जाता है तो अशांत होगा, और केवल 2 और 5 आता है, केवल 2 और 5 आता है तो क्या होगा, हमेशा और हमेशा शांत होगा। और 2 5 के सिवा अगर कोई संख्या आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, केवल 2 5 अगर आता है तो शांत, और इसके सिवा दूसरा आता है तो अशांत। तो 30 का फैक्टर कीजिएगा तो 10 या 30 होता है, यानी इसमें 3 आ रहा है, मतलब ये वाला अशांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बात आ गया शांत वाला, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 8 का फैक्टर कीजिएगा तो केवल 2 आएगा, यानी कि यही शांत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाकी किसी का भी फैक्टर कीजिएगा तो शांत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर लिखा है कि 3.27, इस पे 27 पे बार है, मतलब 27 बार बार आएगा। कह रहा है कि ये एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्रकृत संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह का जो भी संख्या पूछे तो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में उसको लिखा जा सकता है। 76 नंबर लिखा है कि संख्या 0.23 पे बार है, इसको पी बाई क्यू का रूप क्या होगा, यानी पी बाई क्यू का रूप क्या होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। देख रहे हैं कि इसका आंसर पहले आता है, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या है, सिंपल सा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 32 का 32 लिख दीजिए, और बट्टा में क्या लिख दीजिए, दोनों पर बार है तो 99 लिख दीजिए। अभी कटने वाला तो है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो दो गो अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाएगा तो ये हमेशा अपरिमेय नहीं निकलेगा, कभी कभी परिमेय भी निकल सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये वाला तो सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय निकलेगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय ही होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो पूर्णांक तो हो सकता है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 78। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, यानी किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो अभी हम बताए हैं कि हर का फैक्टर करने पर क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा कि अगर अंश हर से विभाजित अगर होने वाला है, यानी कटने वाला है, तो पहले कटाने के बाद उसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, कटाने के बाद फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए ये पूछा है दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका पहले ऑप्शन ए ले लीजिए, 91 को ले लीजिए, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो 7 से तो 91 कट जाएगा 13 बार में, यानी कि 13/100 हो रहा है। अब 100 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, 2 5 के सिवा दूसरा अंक आने वाला इसमें नहीं है, क्योंकि 10 दहा के 100 होता है। तो 10 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 5 ही आएगा, मतलब ये वाला शांत होगा। ठीक है, ये वाला शांत होगा। अब इसका फैक्टर कीजिएगा तो यह शांत हो जाएगा, इसमें 7 है तो अशांत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79। 79 नंबर प्रश्न लिखा है कि 0.13 है, इस पे बार लगा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, 13/100 होगा, कि 13/90 होगा, कि 13/99 होगा, कि 3/99 होगा। आप लोग आंसर इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता चुके हैं निकालने का। तो 13 का 13 लिखिएगा,
बार दूगो संख्या पे है मतलब 99 बट्टा में आ जाएगा, तो 13/99 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13/99। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर है कि निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत की बात कर दिया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये 9 9 81 होता है, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, 80 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81। 81 लिखा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत की बात किया गया है तो 400 वाला तो शांत हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। 80 का शांत हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। 121 अशांत होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 400 शांत हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 82। 82 नंबर लिखा है कि 0.105 का p/q p/2 इंटू 5 का रूप निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 105 पूरा लिख दीजिए, 105, और इसका पॉइंट के बाद कई गो अंक है, 3 गो अंक है, तो 3 गो क्या कीजिए, 0 लगा दीजिए। अब फैक्टर कर दीजिए इसका। पहले इसको काट लीजिए। 21 25 105 होता है, ठीक है। 21 25 105 और 20 25 100, 20 25 100 होता है, यानी कि 5 बार में ही कटेगा। 20 25 100, 21 25 105 और 20 25 100, एगो 0 है तो एगो 0 उतार दीजिए, ठीक है। यानी 21/20 हो रहा है, 21/200 हो रहा है। तो 200 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। 200 का फैक्टर कर लीजिए। 21/200 का फैक्टर कितना है। 200 का जो फैक्टर होगा इसमें, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 100 है, मतलब इसका नीचे वाला केवल फैक्टर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। यानी 2 का गो 1 2, 3 गो 2 है, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 5 के पावर 2 3, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फैक्टर करके इसका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा। एक बार और वीडियो को देखिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत की बात कर दिया मतलब कि उसका हर क्या होना चाहिए, 2 5 का फैक्टर के रूप में होना चाहिए। तो 1600 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 5 के रूप में आएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 83 प्रश्न, केवल और केवल चैप्टर 1 से, जो परीक्षा में सब पूछा गया प्रश्न है, और आगे भी क्या होगा इससे परीक्षा में आएगा, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इसलिए इसको आप लोग देख लिए, एक बार और देख लीजिए ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि अगला वीडियो मैं ला सकूं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो लाऊं या न लाऊं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।